So this is the very first unit of BPCC 104. This is your first year course, right? So ये यूनिट है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स. तो यहाँ पे बेसिकली हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स है क्या और स्टैटिस्टिक्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं साइकोलॉजी में, राइट? अब आप सब सोचोगे कि अरे हमारा तो इतनी मुश्किल से मैथ्स से पीछा छूटा है एंड अगेन मैथ्स मिल गई हमको, बट डोंट वरी, इतना टफ नहीं है. आई विल मेक दिस ईजी फॉर यू गाइज. तो सबसे पहले इसका पैटर्न जिसको नहीं पता है, ऑल्दो काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं, फिर भी आप लोग इसका पैटर्न समझो. देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपको तो ये पता होगा कि बीपीसीसी वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, कितने मार्क्स का होता है क्वेश्चन पेपर, 50 मार्क्स का एग्जाम होता है बेसिकली. ओके, आपके पास टोटल होते हैं 8 क्वेश्चंस टू आंसर. टोटल होते हैं 8, बट आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? ओनली 5, 10 मार्क्स ईच. ठीक है, ओनली 5 यू हैव टू अटेम्प्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली यूनिट 1 में से आएगा, चाहे फिर वो आपको रोल ऑफ स्टैटिस्टिक इन रिसर्च पूछ ले या आपको स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पूछ ले. इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है. ठीक है, या फिर वो आपको पूछेगा डिफाइन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ये यूनिट 1 में से 100% फर्स्ट क्वेश्चन आएगा. ओके, या कुछ ऐसे भी दे सकते हैं कि टेल मी व्हाट इज एस्टिमेशन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसके बारे में किस भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, बट फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट में से डेफिनेटली आएगा. फाइन. देन आपका सेकंड क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि सेकंड ही यूनिट से आ सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बताओ. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आई एम नॉट राइटिंग हियर कंप्लीटली. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमने ग्राफ्स पढ़े थे सेकंड यूनिट में, वो आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, पढ़ना आपको फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट पूरा ही पूरा है, बट चांसेस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़्यादा रहते हैं. देन थर्ड क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली मीन, मीडियन एंड मोड का आएगा. दिस इज 100% श्योर. ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, सब 10-10 मार्क्स के हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन 10 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन 10 मार्क्स. मीन, मीडियन, मोड ये यूनिट 3 का है आई गेस. यूनिट 3 में ही आई गेस कंप्यूटेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड. तो मीन, मीडियन एंड मोड कौन सा वाला? अनग्रुप डेटा का. गॉट इट? अनग्रुप डेटा को आपका मीन, मीडियन एंड मोड आपको कंप्यूट करना होता है. फिर आपके पास और भी बाकी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल जो आपको कवर करने हैं और जो आपको अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, ये इसी पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 45 मार्क्स आउट ऑफ 50, जितना मैं एस्टिमेट करती हूँ कि हाँ भाई बच्चों के इतने आ जाने चाहिए जब उनको पूरा पैटर्न पता है. तो फोर्थ क्वेश्चन आपका होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का. मतलब फोर्थ ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बता रही हूँ मैं कि फोर्थ में यही आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. फिफ्थ भी हो सकता है, फिफ्थ क्वेश्चन ही रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, बट आपको ये अटेम्प्ट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन. ठीक है, आई थिंक फिफ्थ यूनिट में है स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, ये मुझे एक बार चैप्टर्स इतने अच्छे से याद नहीं है कौन से यूनिट में कौन सा है. देन एट लास्ट वी हैव स्पीयरमैन रो. ठीक है, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर जो हमने अभी कल सीखा है, स्पीयरमैन रो वाला क्वेश्चन. ठीक है, रैंक ऑर्डर वाला. ठीक है, तो ये 3 न्यूमेरिकल्स प्लस 2 यूनिट्स की थ्योरी. अब इसमें आपके पास अभी भी कितने क्वेश्चंस बचे हैं? 3. ठीक है, 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट स्टिल. तो अब 3 में से चलो मान के चलो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट सेकंड अच्छे से पढ़ लो. बाकी मैं इतना ध्यान पढ़ाऊंगी मैं सब कुछ, डोंट वरी. आपको आटो के आटो क्वेश्चंस आते होंगे, बट इसमें पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए. फाइन. तो 3 जो क्वेश्चंस बचे हैं, अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, आपके पास 5 ऑप्शंस बचे हैं, मतलब 5 ऑप्शंस हैं थ्योरी वाले. तो थ्योरी में से आप कोई से भी कर लो. ठीक है, सो दैट्स द वे यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर. ठीक है, अब इसमें से हमने मीन, मीडियन, मोड पढ़ लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया है, हमने स्पीयरमैन रो पढ़ लिया है, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेकंड यूनिट भी पढ़ लिया है. कुछ बच्चों का यूनिट 1 बचा था तो मैं आज वो पढ़ाने वाली हूँ. इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इट इज द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. ये आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए कौन से स्केल्स होते हैं और क्या उस स्केल के थ्रू होता है. ठीक है, देन आपको और क्या समझना है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे मैं बता देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारी ये वाली बुक है, बीपीसीसी 104. ठीक है, ये पूरी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है. और हमारी जो नेक्स्ट ईयर की बुक है, सेकंड ईयर की बुक है 108, बीपीसीसी 108, वो पूरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है. यहाँ पर भी थोड़ा सा उन्होंने बताया है, इसमें ऐसे बताया है कि बच्चों को समझ में ना आए, क्योंकि सेकंड ईयर का सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में एकदम से लेके आओगे तो प्रॉब्लम होती है समझने में. बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझा दूँ कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहाँ हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं. ओके, सो दैट्स द इंट्रो पार्ट. ये सब आप लोग नोट कर लेना. देन विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट मूव ऑन. अब आप लोग सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन के थ्रू ये समझो कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्यों यूज़ करते हैं, सॉरी साइकोलॉजी की फील्ड में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को क्यों यूज़ करते हैं. तो ये समझते हैं विद दिस एग्जाम्पल. अब आप सोचो कि आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है साइकोलॉजी की, क्या है डेफिनेशन साइकोलॉजी? दैट साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, राइट? ह्यूमन एंड एनिमल माइंड एंड बिहेवियर, राइट? तो साइंटिफिक, जब भी हम कोई चीज़ को साइंटिफिक डिक्लेयर कर देते हैं, दैट दिस सब्जेक्ट इज साइंटिफिक, दैट मीन्स कि आपने पूरा उसके ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं,
राइट आपने पूरी उसके ऊपर एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस करी एंड सब कुछ किया है जो कि एक साइंस में होता है, राइट हमने बीपीसीसी 104 में यही पढ़ा था, हमने ऑब्जर्वेशन करी है, हमने उस पर एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, हमने उसको मेजर किया है, राइट किसी भी चीज को अगर आपको साइंटिफिकली प्रूव करना है तो यू हैव टू मेजर दैट थिंग, ठीक है आपने उसको मेजर किया है एंड देन आपने फिर बाद में उसका कंक्लूजन निकाला। ऐसे ही नहीं कि मैं और स्नेहा किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और मैं बोलूँ कि ये साइकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है कोई भी यहाँ पे फिलोसफिकल टिंज में हम कोई भी बात नहीं करते हैं whenever we talk about psychology. सो दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ यूजिंग स्टैटिस्टिक्स हियर कि हम साइकोलॉजी की फील्ड में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, काफ़ी सारी डेटा जब हम कलेक्ट करेंगे फिर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे फिर जाके किसी भी चीज़ का हम रिजल्ट बताते हैं कि हाँ ये चीज़ है इस तरीके से। ओके लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जैसे समझो कि मैं एक रिसर्चर हूँ, ठीक है, और मुझे किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना है, लेट्स से कि इमोशनल इंटेलिजेंस को मुझे स्टडी करना है। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे कि आपका इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, जैसे आपकी इंटेलिजेंस हम मेजर कर लेते हैं आईक्यू के थ्रू, ठीक है, ऐसे ही हम इमोशनल इंटेलिजेंस को ईक्यू के थ्रू मेजर करते हैं, ईक्यू इमोशनल कोशेंट, मतलब आप अपने इमोशंस के लिए कितने इंटेलिजेंट हो, राइट जैसे अब आप सोचो कि जो पर्सन जो इंडिविजुअल इमोशनली हेल्दी नहीं होता है, मतलब उसको नहीं पता है कि मुझे अपना इमोशन कौन सा इमोशन किस जगह पे दिखाना है, राइट तो दैट मीन्स व्हाट कि वो इमोशनली सही नहीं है इंसान। अब आप इस तरीके से भी समझो इस चीज़ को कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग रहता है बट उनका ईक्यू जो है वो बहुत कम रहता है, इसकी वजह से वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है एंड सेकंड ईयर में आपके पास एक सब्जेक्ट भी है इमोशनल इंटेलिजेंस करके, ठीक है, तो जब आप लोग सेकंड ईयर के लिए एनरोल करना तो ये सब्जेक्ट जरूर ऑप्ट करना एंड देयर इज अ वन मोर सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग स्ट्रेस आई गेस, मैनेजिंग स्ट्रेस वो भी बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है, बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको भी ऑप्ट करना, ठीक है। सो यहाँ पे आई वाज टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मैं रिसर्चर हूँ, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक तो वेरिएबल मेरा ये है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक मेरा वेरिएबल है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज व्हाट, आत्मसम्मान, ठीक है। अब मुझे सोचो कि मुझे इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि EQ या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, इट कुड बी हाई इट कुड बी लो, राइट ऊपर नीचे ये वेरी कर रहा है। सिमिलरली सेल्फ एस्टीम भी सिचुएशन सिचुएशन के हिसाब से हमारा घट भी जाता है बढ़ भी जाता है, राइट तो ये दोनों चीज़ें वेरी कर रही हैं, तो ये है हमारे वेरिएबल्स। अब इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में मुझे पता लगाना है कि मुझे ये पता लगाना है कि जैसे कि एक स्टडी चल रही है यहाँ पे कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई कनेक्शन है सेल्फ एस्टीम से, ठीक है, क्या आत्मसम्मान से इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई भी रिलेशनशिप है या नहीं है, या मैं ये देखूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई संबंध है क्या जेंडर से, क्या मेल्स का इमोशनल इंटेलिजेंस फीमेल से कम होता है या फीमेल्स का इमोशनल इंटेलिजेंस मेल से ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके की रिसर्चेज होती हैं, राइट, इसी तरीके की रिसर्चेज होती हैं साइकोलॉजी की फील्ड में, और एंड फॉर दैट पर्पज वी यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। अभी फॉर नाउ ये आप लोगों के लिए जानना काफ़ी है कि हम स्टैटिस्टिक्स को क्यों यूज़ करते हैं, और जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ओके नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके सो स्टैटिस्टिक्स का नाम सुन के सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि ये कुछ इसका रिलेशन है नंबर्स वंबर्स से, मैथ्स वैथ्स से इसका कोई रिलेशन है, ठीक है, समथिंग टू डू विद मैथमेटिक्स। बट क्या है साइकोलॉजी, सॉरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, राइट क्या है साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ओके तो पहले ये समझेंगे कि ये वर्ड जो है स्टैटिस्टिक्स वो आया कहाँ से है। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो एक इटालियन टर्म था स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा से ये वर्ड आया है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टा का मतलब क्या होता था, मतलब ये होता था कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि स्टेट रिलेटेड अफेयर्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, कोई भी एक्टिविटी कर रही है, जो भी कुछ कर रही है, तो उस चीज़ को पूरा अच्छे से ये जो पर्सन था वो मैनेज करके चलता था, वही सब कुछ देखता था, चाहे फिर वो किसी भी नेशन की इंफॉर्मेशन हो, चाहे फिर वो टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, हमें वॉर प्लान करना है, हमको कितना मटेरियल चाहिए, कितनी गन्स चाहिए, कितने वेपन्स चाहिए, पूरा एक टैबुलेटेड फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में सब कुछ अरेंज करके रखता था, राइट तो वहीं से ये वर्ड आया है स्टैटिस्टिक्स। ओके then statistics can be described as a branch of mathematics that mainly deal with the organization. अब descriptive statistics में we usually organize the data, we usually classify the data, we usually arrange the data कि आपका डेटा एक बढ़िया presented form में, आपके well presented form में आपके सामने आए और आपको बहुत easy से समझ में आ जाए कि इस डेटा का मतलब क्या है। आप सोचो कि मैं आपको 100 बच्चों के स्कोर दे दूं तो उन 100 बच्चों का स्कोर का कोई भी काम नहीं है जब तक आपके पास वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आएगा। क्लासेस क्लासीफाई नहीं कर दोगे कि 1 to 10 वाला
जो 1 to 10 के बीच में जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा बिलो ही एवरेज हैं, और फिर जो 50-60 के बीच में स्कोर कर रहे हैं वो एवरेज बच्चे हैं, और जो 90-100 के बीच में स्कोर कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, डेटा को कर दिया ऑर्गेनाइज, तो ये हमारे लिए समझने के लिए ईजी हो जाता है। देन हम एनालाइज करेंगे डेटा को, देन हम इंटरप्रेट करेंगे कि क्या इस चीज़ का मतलब है, राइट। तो इसी के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं टू क्लासीफाई, टू ऑर्गेनाइज एंड टू एनालाइज द डेटा। ओके, then what is the next thing? It can be explained as procedure that involves not only description of data but drawing inferences as well. अब description of data हम descriptive statistics के थ्रू करते हैं when you organize the data, okay? And जब हमको inferences निकालने होते हैं कि आपका ये जो data है, आपने जो sample का data लिया है, तो इसका मतलब क्या है, एक conclusion भी तो निकालना पड़ेगा, एक outcome भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो वो inferences हम निकालते हैं through inferential statistics, okay? So इसी के लिए we have descriptive and inferential statistics, okay? देन अब थोड़ा सा और समझते हैं स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है। ये हमको मोहंती एंड मिश्रा ने दिया है, वेरी रिसेंट इट इज़, 2016 में ही ये पॉइंट्स आए हैं रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स। तो उन्होंने क्या बोला है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो इट इज़ अ काइंड ऑफ साइंस इन विच द फैक्ट्स रिलेटेड टू सोशल इवेंट्स आर ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड कंप्यूट, राइट। सोशल इवेंट्स, आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, वेदर एजुकेशन की फील्ड में, वेदर मेडिकल की फील्ड में, वेदर साइकोलॉजी की फील्ड में, वेदर कोई भी फील्ड हो, राइट, मैनेजमेंट की फील्ड में, ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स की फील्ड में, हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। वहाँ पे हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, एंड देन वी विल जस्ट कंप्यूट इट। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, ये तो सारे प्रोसेसेस हैं स्टैटिस्टिक्स के। देन बहुत सारे इवेंट्स, फेनोमेनन कैन बी इजीली डिस्क्राइब्ड, एक्सप्लेन्ड एंड कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आज हमारी सेल इतनी हुई, इस साल हमारा जो ग्रॉस सेल थी हमारी इतनी हुई, नेक्स्ट ईयर इतनी हुई, तो यार व्हाट वी आर डूइंग, हम कंपेयर कर रहे हैं ना एक साल को दूसरे साल से। सो ये हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही कर सकते हैं, ओके। एंड लास्ट पॉइंट इज अ साइंटिफिक इंक्वायरी कैन बी सिस्टमैटिकली इंटरप्रेटेड एंड प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एंड इन दिस रिगार्ड स्टैटिस्टिक्स कैन ऑल्सो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब आप गवर्नमेंट है, एक पॉलिसी लेके आई, ठीक है, अब उस पॉलिसी का उसने थोड़ा सा सैंपल पे लेके ये टेस्ट किया कि अगर हम ये पॉलिसी इंडिया में लागू करते हैं तो किस तरीके का आउटकम होने वाला है। अब उस सैंपल के रिजल्ट से हमें ये समझ में आ गया कि हाँ, इस पॉलिसी का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम वो पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे, मतलब वो जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है वो पूरी पब्लिकली अनाउंस कर देगी। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो गया ना। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमने क्या किया था, सैंपल लिया था, सैंपल का हमने सैंपल से रिजल्ट निकाला था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने वो पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिया, ओके। सो दीज आर सम पॉइंट्स from which you can understand the nature of statistics, okay. Next we have the basic concepts in statistics. So here is population, sample, statistics, parameter and then variable, okay, parameter, statistics and last we have variable. तो समझते हैं क्या क्या ये सब स्टैटिस्टिक्स के क्या है कॉन्सेप्ट्स हैं। ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको सुनो ध्यान से। पॉपुलेशन क्या है, इस डायग्राम के थ्रू आप लोग समझो, दिस इज पॉपुलेशन एंड दिस इज योर सैंपल। अब आप सोचो कि इग्नू के बच्चों पे कोई भी रिसर्च होनी है, तो आप लोग बताओ इग्नू का बच्चा पॉपुलेशन है या सैंपल है। इग्नू के बच्चों पे कोई भी रिसर्च होनी है कि इग्नू के स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन की क्वालिटी से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, तो जो पूरे इग्नू के बच्चे हैं, व्हाट इज इट पॉपुलेशन और सैंपल? पॉपुलेशन, राइट। व्हाट, सैंपल, आर यू श्योर? ऑब्वियसली पॉपुलेशन इट इज, ठीक है, पूरे इग्नू के बच्चे, राइट। तो ये पॉपुलेशन हो गई। अब इज इट पॉसिबल कि मैं पूरे इग्नू के बच्चे, जितने भी इंडिया में इग्नू के बच्चे हैं, मैं उन सबके पास जाके डेटा कलेक्ट कर लूं? इज इट पॉसिबल? यस और नो? नॉट पॉसिबल, राइट। तो व्हाट वी विल डू, वी विल देन कलेक्ट द सैंपल। आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 इग्नू स्टूडेंट्स ले लो, आप उनके ऊपर रिसर्च करो, तो जो उनका रिसर्च का आउटकम आएगा वो हम फिर पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे कि हाँ 500 बच्चों ने सेम आंसर दिया है, या 500 बच्चों का जो भी रिजल्ट आया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, वो हम पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देंगे कि हाँ इग्नू के बच्चे सेटिस्फाइड हैं अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से या नहीं है, ओके। सो दिस इज व्हाट पॉपुलेशन एंड सैंपल। अनदर एग्जांपल जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो, एक क्वालिटी इंस्पेक्टर है, ठीक है, उसको ये बोला गया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं, कोका कोला बनती है, ठीक है। अब आप बताओ कि क्वालिटी इंस्पेक्टर पूरी पॉपुलेशन क्या है कि वो पूरा उस फैक्ट्री में जितनी भी कोका कोला बन रही है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स बन रही हैं, वो पूरी पॉपुलेशन है। नाउ इज इट पॉसिबल कि वो जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है वो हर एक बॉटल का ढक्कन खोल के उसकी क्वालिटी चेक कर ले? इज इट पॉसिबल? नो, राइट।
सो उसके लिए व्हाट ही विल डू, he will just collect a sample of 50 बॉटल, आई गेस 50 इज इनफ, आई गेस 50 बॉटल उसने ले ली, वो उसका सैंपल हो गया। अब उसी सैंपल से वो फिर क्या करेगा, इन्फर करेगा कि हाँ ठीक है, ये जो मैंने 50 बॉटल्स चेक करी हैं इन सब की क्वालिटी ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी बॉटल्स हैं इस फैक्ट्री में जो कि पॉपुलेशन है वो सही ही होगी। दैट इज द बेसिक थिंग, पॉपुलेशन एंड सैंपल। आई होप देयर इज नो डाउट। अगर फिर भी डाउट है तो जस्ट आस्क इट। एनी डाउट? ठीक है। देन अब सैम्पलिंग की कुछ टेक्निक्स होते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर में ये पढ़ेंगे। आई थिंक 104 में तो नहीं है ये, 108 और 105 में तो है, सेकेंड ईयर में तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में ये है सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ब्रीफ में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि हर इंडिविजुअल के पास, पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, उनके लिए उनके हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है टू बीइंग सिलेक्टेड। ठीक है, टू बी सिलेक्टेड, कि हाँ हर कोई रिसर्च के लिए या हर कोई एक्सपेरिमेंट में सिलेक्ट हो सकता है, ये होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक इंडिविजुअल के पास वो चांस नहीं होता है कि मैं भी सिलेक्ट हो जाऊं। यहाँ पे रिसर्चर अपने हिसाब से, अपने ही अकॉर्डिंगली, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, ये हमको यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। Then we have a topic या concept of statistics which is parameter. Okay, तो parameter क्या होता है, ये एक वैल्यू होती है जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द पॉपुलेशन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिसर्चर है जो कि मीन वेट पता करना चाह रहा है न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स का, मतलब जो बच्चे जस्ट इंडिया में जब पैदा ही हुए हैं, इन्फेंट्स जिनको हम बोलते हैं, उनका एक मीन वेट चेक करना चाह रहा है। तो यही है हमारा एक तरीके का पैरामीटर, एज इट डिस्क्राइब्स द वेट ऑफ ऑल द न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स। मैं ले लेती हूँ कि हर जो बच्चे होते हैं, जो न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, उनका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 kgs होता है। ये मेरा एक पैरामीटर है, जो मीन वेट मैं निकालना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये मेरा एक पैरामीटर है। अब इसी पैरामीटर के अकॉर्डिंगली हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स हम करेंगे कि हाँ ये हमने एस्टिमेट किया है कि हाँ ये रिजल्ट हो सकता है, या ये मेरा पैरामीटर है, इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उनका हमें मीन वेट चेक करना है, तो इस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली ही हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन से हम लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा ना इंडिया के सारे नए पैदा हुए बच्चे, वो क्या है, वो पॉपुलेशन से हमने लिया, सारे सारे सब कुछ आ गया यहाँ पे, तो पॉपुलेशन है। ओके, और जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स हम करते ही सैंपल पे हैं। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या आ गया, 500 बच्चे, राइट। इंडिया के सारे बच्चों के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि सारे ही बच्चे आ जाएं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सैंपल लेंगे 500 बच्चों का, इन्हीं 500 बच्चों पे हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो सैंपल पे हम करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस हियर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव, वेरिएबल। वेरिएबल मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एनीथिंग व्हिच वेरीज। ठीक है, जो घटेगी बढ़ेगी, जैसे हमने ऊपर बात करी थी इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम, ये घट भी सकता है, ये बढ़ भी सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी हाई, कैन बी लो, एंड देन सेल्फ एस्टीम कैन ऑल्सो बी हाई एंड लो। ओके, सो ये होते हैं वेरिएबल्स, हम लेते हैं अपनी स्टडी में, जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर हमें स्टडी करनी होती है वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के अंदर भी वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल you have to know independent variable, dependent variable and then extraneous variable, और हमारे qualitative, quantitative, continuous and discrete। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ क्या है क्या नहीं है। सो जैसे कि मान के चलो कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मुझे ये पता लगाना है कि क्या नॉइस का कोई रिलेशन है परफॉर्मेंस पे। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे तक के लिए। क्या नॉइस का कोई रिलेशन है परफॉर्मेंस पे, परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है, और नॉइस क्या है, शोर शराबा। परफॉर्मेंस आप एकेडमिक परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, एक टेस्ट हो रहा है बच्चों का और उस टेस्ट में बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो नॉइस का, शोर शराबे का क्या रिलेशन है आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस पे। सो नॉइस जो है ये है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे ही लिखते हैं, IV, राइट। और ये जो परफॉर्मेंस है वो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब अच्छे से समझना ये बात को। अब आप देखो कि परफॉर्मेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नॉइज के ऊपर, राइट। कैसे समझो ये चीज को, कि जो नॉइज है मतलब जो शोर शराबा है, जैसे ही घटेगा या बढ़ेगा, जैसे मान लो कि शोर शराबा आपके आसपास बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस वीक होगी, आपकी परफॉर्मेंस घटेगी, राइट। ऐसे ही शोर शराबा कम होता जा रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम हो रहे हैं। तो जो परफॉर्मेंस है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किस पे डिपेंडेंट है, नॉइज पे। और नॉइज किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है,
नॉइज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं घटूं मैं बढ़ूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब नॉइज नॉइज जो है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस कुड बी मैनिपुलेटेड बाय अ रिसर्चर, ठीक है। लेट्स सपोज मैं रिसर्चर हूँ और मैं सेम टेस्ट आप लोगों के ऊपर कर रही हूँ, नॉइज और परफॉर्मेंस का सेम एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों पे कर रही हूँ, तो मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ नॉइज को, मैं शोर शराबा बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बहुत सारे फ़ोन जो है, फ़ोन में बहुत सारी एक ही टाइम पे अलार्म लगा दिया, ठीक है, और कुछ भी शोर शराबा मैं करा सकती हूँ। एक मैंने बड़ा सा स्पीकर लगा दिया जहाँ पे शोर हो रहा है, मतलब ऐसे गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है, मैं शोर शराबे को, नॉइज़ को कम या ज़्यादा कर सकती हूँ, मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ उसको, और उसी से तो मैं चेक करूँगी कि जब जब शोर बढ़ रहा है तब तब परफॉर्मेंस गिर रही है, ठीक है, जब जब शोर कम हो रहा है तब तब परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो ये मेरा स्टडी था, ये मेरी रिसर्च थी। तो यही होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली आई जस्ट वांट टू चेक कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। गॉट माई पॉइंट? नाउ द थिंग वी हैव हियर इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल, अनदर important thing. Let me just change the color of my pen. Now here we have what? क्या बोल रही हो? अच्छा, अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? अभी भी ब्रेक हो रही है? ओके ओके, वेट वेट, इज इट फाइन नाउ? So now another variable which we have is independent, sorry, extraneous variable, ठीक है। अब extraneous variable क्या होते हैं? extraneous variable जो है वो इन दोनों की relationship को कर देते हैं खराब। कैसे? जैसे कि noise था यहाँ पे हमारा independent variable, अब यहाँ पे extraneous variable could be temperature, ठीक है, temperature या anxiety, exam anxiety, test anxiety, कुछ भी हम कह लेते हैं इसको, टेस्ट एंजाइटी, बस इतना काफी है अभी समझने के लिए। तो ये टेम्परेचर एंजाइटी, अब आप सोचो कि मैं रिसर्चर थी, मैं मुझे तो ये पता करना था कि नॉइस का परफॉर्मेंस पे क्या रिलेशनशिप है, राइट। तो बट ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि प्रेजेंट है वहां पर, राइट, कि वहां का टेम्परेचर जो है ज्यादा गर्म है या ज्यादा ठंडा है, तो वो भी हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नॉइज तो कर ही रही है, बट ये भी एक फैक्टर है जो कि एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, आप सोचो एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो कि हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है। ज्यादा गर्मी हो रही है, ज्यादा गर्मी की वजह से बच्चों की परफॉर्मेंस सही नहीं आ रही है, या आपका टेस्ट ऐसा है जो टेस्ट की एंग्जाइटी की वजह से बच्चे जो हैं घबरा रहे हैं, उसकी वजह से, उस एंग्जाइटी की वजह से परफॉर्मेंस सही नहीं आ रही है। तो डोंट यू थिंक कि ये मेरी जो स्टडी है उसको खराब कर रही है, ये मेरा इस चीज को जो मुझे स्टडी करनी थी वो उस चीज को इंटरफेयर करके खराब कर रही है। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल कुड बी कंट्रोल्ड। अब मैं ये सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकती हूँ। हाउ? टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कंट्रोल कर सकती हूँ ना, गर्मी होगी तो एसी चला देंगे, राइट, ये कंट्रोल हो गया। टेम्परेचर की वजह से अब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा परफॉर्मेंस पे, क्योंकि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो सही है। ओके, देन एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी अगर बच्चों को हो रही है तो भाई उनको समझाएंगे कि ये आपका सिर्फ एक रिसर्च के पर्पज से टेस्ट हो रहा है, ऐसा कोई एकेडमिक टेस्ट नहीं है कि अगर आप इसमें फेल हो गए तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या किया मैंने, एंग्जाइटी को भी कंट्रोल कर लिया। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर जब हम इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करेंगे तब हमारी ट्रू रिसर्च, जो ट्रू रिसर्च ये होती है कि हमारा वाकई में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी का इफेक्ट हम चेक करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। आई होप दीज थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। ओके, जिसको नहीं समझ में आया है वो मुझे बताए। Independent, dependent and extraneous variable. No doubt? Yes, yes. हम्म सब कुछ होगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीजें आपके काम आती हैं। एक्सपेरिमेंट में स्टैटिस्टिक्स काम आती है और स्टैटिस्टिक्स में ये सारी चीजें काम आती हैं, एंड साइकोलॉजी में आपको एक्सपेरिमेंट करने ही होते हैं। ओके, नाउ वी हैव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसमें क्वांटिटी आती है, जिसमें न्यूमेरिकल कोई रिप्रेजेंटेशन होती है, नंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारा आईक्यू नंबर्स में होता है, राइट, 100, 110, 120, इस तरीके से, और वेट हमारा 58 kg, 53 kg, 54 kg, हाइट हमारी 5 फीट 6 फीट, राइट। तो ये क्या है, नंबर्स में है, तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। और क्वालिटेटिव वेरिएबल जो कि क्वालिटी, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि न्यूमेरिकल नहीं है बट कैटेगोरिकल है, कैटेगरीज में आता है, जैसे कि जेंडर, ये क्वालिटी है, राइट, ये क्वांटिटी तो नहीं है ना, मेल फीमेल
फीमेल हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये हमारी क्वालिटी है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है, लो है, रिलीजन क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, दीज ऑल आर क्वालिटीज, तो ये हमारी क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर आएंगी। ओके, देन कंटिन्यूअस वेरिएबल जो कंटिन्यूटी में है, ठीक है, सच अ वेरिएबल हैज एनी वैल्यू एंड इज कंटिन्यूअस इन नेचर। आपका वेट बढ़ता जाएगा, आपकी एज बढ़ती जाएगी, ये बढ़ ही रही है रोज रोज रोज। ओके, वेट भी ऐसे ही बढ़ता रहता है लोगों का। देन डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस जो ऐसे इतना जल्दी नहीं बढ़ते हैं, टाइम लगता है इसको बढ़ने में, राइट, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है बेसिकली। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब ऐसा तो नहीं है कि एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, अगले दिन दूसरा हो गया, तीसरे से तीसरा हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो साल साल, 2-2 साल, 3-3 साल बाद बच्चे पैदा होते हैं। या ऐसा ही नंबर ऑफ टू व्हीलर्स है, एक ही दिन में तो नहीं, 4-5 ऐसे, एक दिन आ रही है फिर दूसरे दिन दूसरी आ रही है, इस तरीके से तो नहीं होता है। हाँ, अगर वो बहुत मिलियनेयर है तो आ भी सकती है, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल दैट वी हैव। ओके, तो हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट जो था हमारे स्टैटिस्टिक्स का, उसमें 5 चीजें हमने पढ़ी। लेट अस जस्ट रिवाइज। सबसे पहला था पॉपुलेशन, ठीक है, सब कुछ ओवरऑल जितनी भी जनता है वो पॉपुलेशन है। जनता पे आप रिसर्च नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो आप कुछ सैंपल उठा लोगे, 500, 100, 1000, कितने भी लोगों का, तो वो सैंपल होता है। देन वी हैव पैरामीटर क्या होता है पता, एक पैरामीटर ही आप लोगे, उस हिसाब से ही आप फिर अपनी स्टडी करोगे, और आप सैंपल पे स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हो। आपने एक सैंपल ले लिया, वही पैरामीटर के रिगार्डिंग अब हमें ये चीज को स्टडी करना है, अब उससे लिए आपने सैंपल लिया और सैंपल पे आपने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करी, एंड वेरिएबल आपको पता है एनीथिंग विच वेरीज, ठीक है। तो ये हमारे 5 कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर।